जय हिंद। राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी के आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी, क्या क्या देख पाएंगे इसके अंतर्गत हम लोग? बिग बैंग थ्योरी, इसके अलावा स्टार्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक बातें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। इसी थ्योरी के द्वारा हम जान पाते हैं कि जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण कैसे हुआ है, और साथ ही साथ ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाले जितने भी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज़ हैं, तारे हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे ही बहुत सारे अदर सोलर सिस्टम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम देख पाएंगे इसमें। दोस्तों, अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग राम अकेडमी विजिट कर सकते हैं, जैसे कि एमपी पुलिस, बैंक, एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ से प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो होता है इसके संबंध में कई सारे सिद्धांत प्रचलित थे, बट इनमें जो सबसे रिलिएबल, सबसे जो विश्वसनीय सिद्धांत, सबसे प्रचलित जो हुआ वो है बिग बैंग थ्योरी। ये क्या है? बिग बैंग थ्योरी, जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत, ये दिया है बेल्जियम के एक खगोलज्ञ वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंथियर ने, ठीक है। जॉर्ज लेमेंथियर ने इस सिद्धांत को दिया हुआ है, ठीक है। और ये कब दिया है? तो लगभग ये 1894-96 के बीच ये सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। और बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं। चलो मैं पहले आपको दिखा दूं, जॉर्ज लेमेंथियर जो बेल्जियम से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये है जॉर्ज लेमेंथियर, ठीक है। ये जॉर्ज लेमेंथियर हैं और ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट वेगनर, ठीक है ना, रॉबर्ट वेगनर। इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा क्या किया? एडवोकेट करते हैं, ये इनको प्रसारित करते हैं, और 1967 में इस सिद्धांत को अपना लिया जाता है, ठीक है। अब बात करें ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड में जैसे हमारा एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं, ऐसे कितने गैलेक्सीज हैं? लगभग यहाँ पे 1000 अरब, 1000 अरब गैलेक्सी हैं। कहाँ पर? ब्रह्मांड में। और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग कितने 100 करोड़ से भी अधिक स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये कितना वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये जो एक बार फिर से आप देख लो, ये कितने हैं? 1000 अरब गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में 100 करोड़ से भी अधिक तारे होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं 1000 अरब गैलेक्सी में से एक हमारा गैलेक्सी है, हमारा एक आकाश गंगा है, ठीक है ना, जिसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आकार कैसा है, ठीक है। तो इसका आकार है स्पाइरल। आपने स्पाइरल वाली डायरी देखी होगी, नोटबुक देखी होगी, तो स्पाइरल बाइंडिंग आपने सुना होगा। तो ये सर्पिलाकार है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो ये सर्पिलाकार है। कैसा है? अपने ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लेना कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो ये स्पाइरल है, ठीक है ना, सर्पिलाकार है, इसको आप याद रख लेना। अब एक बार बिग बैंग सिद्धांत को और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर अगो, ठीक है ना, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था? ब्रह्मांड जो है ये सिमटा हुआ था, ये काफ़ी कंप्रेस्ड था। एक बिंदु पे ये काफ़ी कंडेंस होके सिचुएटेड था, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाता है? एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, ठीक है। और ये जब विस्फोट होता है तो कुछ ही सेकंड में, मतलब आप यहाँ देख सकते हो लगभग 2 सेकंड के बाद ही जो ब्रह्मांड है, जो जैसा आज दिखता है वैसा बन गया था, ठीक है। और जितने भी इनके पार्ट्स थे जब विस्फोट से जो अलग हुए, ठीक है, वो फैलते गए। और ऐसा कहते हैं कि आज भी फैल रहा है, ठीक है ना, ये आज भी फैल रहा है। और इसमें अत्यधिक ऊर्जावान मतलब मुक्त हुआ था। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मतलब संबंधित हैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, स्पेस से, वो सब चीज़ कहाँ से आती हैं? यही बिग बैंग सिद्धांत, ये जो बिग बैंग हुआ था, ये जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, इसी वजह से सारी चीज़ें निर्मित हुई हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि जैसे कोई चीज़ खुदाई में मिलती है, कोई एंशियंट चीज़ें मिलती हैं, तो उसके आयु का पता कैसे लगाते हैं? उसका जो आयु होता है उसका कैलकुलेशन होता है C614, मतलब कार्बन डेटिंग मेथड से। लेकिन जो चीज़ें जैसे पृथ्वी की आयु का पता, सूर्य की आयु का पता, इसको हम किस मेथड से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम मेथड से, यूरेनियम मेथड से, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा क्योंकि आपको याद रखना है विस्फोट, जो भी चीज़ें विस्फोट से बनी हैं, बिग बैंग से बनी है ना, तो उसका जो एज है, चाहे वो तारा हो, सूर्य हो, पृथ्वी हो, उसका जो एज है कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूरेनियम मेथड से,
क्योंकि ये विस्फोट से बना है। आपको पता होगा बम भी बनते हैं यूरेनियम से, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये तो। अब फटाफट बात कर लेते हैं स्टार्स की। तो जो तारे होते हैं ये एक गैसीय गोला है जो विभिन्न प्रकार के गैस, धूलकण, है ना, जलवाष्प आदि से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनका स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब स्टार्स आर सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब ये प्रकाश कहाँ से आता है इनमें? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से। जो चीज़ें, जो थ्योरी काम करती है सूर्य में, है ना, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख लेना क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो जितने भी तारे हैं उनमें जो प्रकाश होता है वो कहाँ से आता है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन होता है इसके दो एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम का एक बड़ा एटम बनाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, प्रकाश मुक्त होती है। ठीक है, इसको मैं आपको थ्योरेटिकली एक फार्मूला के जैसे बताता हूँ, इसको समझना आप। ठीक है, मान लो ये क्या है? हाइड्रोजन का एक अणु है ये, एक और हाइड्रोजन का एक अणु आप ले लो, ये मिलकर क्या बन गया? ये बन गया हीलियम। ठीक है ना, ये बन गया हीलियम का एक अणु। ठीक है, प्लस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और प्रकाश भी मुक्त होती है जहाँ ऊर्जा होगी तो इस थ्योरी से क्या होता है? तारों में प्रकाश आता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी के सभी हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन हैं तारे में, वो हीलियम में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा जब पूरे के पूरे हाइड्रोजन खत्म होगा? ठीक है, जब खत्म होने लगता है तो ऐसे में जो तारा है उसका प्रकाश खत्म हो जाता है और ये लाल रंग में बदलने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे प्रकाश देना ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ना, इसको बोलते हैं रेड जाइंट, लाल दानव। ठीक है, जब किसी भी तारे का प्रकाश खत्म हो जाए, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन खत्म हो जाए, वो पूरे के पूरे हीलियम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो लाल हो जाता है और क्या वो कहा जाता है उसको? लाल दानव। ठीक है, और जैसे ही लाल दानव होता है, ऐसी स्थिति में इसमें भी एक विस्फोट हो जाता है। इसमें भी एक विस्फोट हो जाता है, मतलब जब किसी तारे का जो फ्यूल है, जो हाइड्रोजन है, वो ख़त्म हो गया तो वो लाल हो गया, लाल होके फट गया, विस्फोट हो गया। ठीक है, तो इस विस्फोट को क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा कहते हैं, या हिंदी में इसको अभिनव तारा विस्फोट भी कहा जाता है। ठीक है, जब ये विस्फोट होता है तो एक ब्लैंक स्पेस का क्रिएशन होता है, एक खाली जगह का निर्माण होता है। ठीक है, और इस खाली जगह में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इतना अधिक होता है कि ये अपने सामने से प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता, प्रकाश तक को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। आपने सुना होगा बरमूडा ट्रिंगल के बारे में, है ना, जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पर क्या है? बरमूडा ट्रिंगल। तो उसके बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर क्या है? कहा जाता है कि ब्लैक होल का प्रभाव है, वहाँ से गुजरने वाले वायुयान या शिप वगैरह गायब हो जाते हैं। एक मिस्ट्री है, आज तक पता नहीं चल पाया है। तो ऐसा कहा जाता है ब्लैक होल है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा क्या कि प्रकाश तक को ये अवशोषित कर लेता है, तो फिर तो जो बड़ी चीज़ें हैं उसको तो कर ही लेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो विस्फोट होता है लाल दानव होने के बाद, इसके दौरान छोटे छोटे तारों का भी निर्माण होता है और ये काफ़ी अत्यधिक तेज़ी से रोटेट करते रहते हैं, तो इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा। तो इसको भी आप समझ लेना। ठीक है, अब देखो, ये जो ब्लैक होल होता है, जो आपने पढ़ा कि जब विस्फोट होता है तो एक ब्लैंक स्पेस का निर्माण होता है और वो काफ़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक होल है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे जो शिकागो में रहते थे, मतलब इंडियन यूएस, मतलब थे तो इंडियन ओरिजिन के, ठीक है ना, लेकिन यूएसए में रहते थे, वहाँ की नागरिकता प्राप्त थी उनको। तो इनका नाम था एस चंद्रशेखर। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इन्होंने 1930 में, ये बहुत कम उम्र के थे, 19-20 साल के थे, तभी इन्होंने ब्लैक होल की खोज करी थी। ठीक है, और इनके खोज से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान, मैं बात कर रहा हूँ जब तारा का आयु खत्म हो जाता है, ठीक है, उसका, ये कुल मिला के वही है जब तारा खत्म हो जाता है, उनकी आयु खत्म हो जाती है, तो उसकी जो संभावित सीमा होती है, जहाँ तक उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं क्या? चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने 1930 में अपने जो रिसर्च पेपर्स है उनमें इनका वर्णन किया था। ठीक है, और फिर क्या होता है, बाद में इनको नोबेल भी मिलता है इनके लिए। ठीक है, बाद में इनके साथ ये जो एंडरसन जी हैं, इनके साथ मिलकर इनको फिजिक्स का नोबेल भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनका जो कैलकुलेशन है चंद्रशेखर लिमिट का, जो जो वाइट तारा होता है, जब तारे की आयु खत्म हो जाती है तो उनका जो क्षेत्र होता है, इसके कैलकुलेशन में
इसके कैलकुलेशन को करने का जो तरीका है इसको काफ़ी आसान बनाया कौन ने? चंद्रशेखर जी ने। ठीक है, चंद्रशेखर जी ने इनको काफ़ी आसान बना दिया, इसके लिए इसको बाद में नोबेल भी मिलता है। आप देख सकते हैं इनकी आयु बहुत कम थी, 19-20 साल के थे ये उस समय। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, एक कैलकुलेशन इन्होंने दिया हुआ है, इस पॉइंट को आप याद रख लेना 1.4। ये क्या क्या कहता है कि जो चंद्रशेखर सीमा है, ठीक है, इसका जो वर्तमान मान 1.4 सौर द्रव्यमान है। यह दर्शाता है कि एक जो खत्म हुआ तारा है सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना से अधिक नहीं हो सकता, 1.4 गुने से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब इनको नोबेल कब मिला था? 1983 में इनको नोबेल मिला था। और एक और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान रख लेना आप, कि जो तारामंडल है अपन पढ़ते हैं ना, जैसे सप्तर्षि, ध्रुव तारा, ठीक है, आपको याद होगा सप्तर्षि ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये जो सप्तर्षि है, इस तरह के बहुत सारे तारामंडल हैं अपने स्पेस में। तो इसकी संख्या 88 है, कहीं कहीं बुक में 89 भी रहता है, तो देख लेना, अलग अलग बुक का डेटा अलग रहता है। 88, अगर आप ऑप्शन लगाना हो तो 88 लगाना। तो तारामंडल की संख्या कितनी है? 88। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।